Hello everyone. So as you guys know that I've already made a video on it, but still you guys are commenting on my last video that we are not be able to read the book properly, and as soon as we are opening it we are getting bored of it. So first of all, let me tell you that if you are reading your book like any other story book, reading line by line of it and highlighting everything in any color and assuming that you understand it, you are setting yourself up for a trap in need. NCERT biology, it is not a textbook, it's a compressed file, and every single sentence conceals the three things. First one is the direct statement which are hidden in it. Second are the exceptions, and third one is obviously the examiner's trap. Today I will introduce with you step-by-step method on how to read every single page of your NCERT. And most students start at sentence one by line. Stop doing this method. This will not improve your marks any much. How? So let's start. So this is my NCERT biology. फर्स्ट मेथड इज़ द डायग्राम डिकोडर, राइट. सो चलिए इसे देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ द गो स्ट्रेट टू द डायग्राम्स. डोंट जस्ट लुक एट द पिक्चर, राइट. रीड द कैप्शंस अंडर इट. NCERT it allows placing unique facts only in caption rather than being in the main paragraph, right. So this is the NEET 2026 exam question which was got cancelled. So this is the question that arrange the following layers or structures around the female gamete from the outer side to the inner side, right. So सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है. इसमें पूछा है हमसे आउटर साइड से लेके इनर साइड पे हमें जो है इसकी अरेंजमेंट करनी है, राइट. सो सबसे पहले आउटर पूछा है, यानी कि सबसे पहले हम आउटर का बताएंगे, उसके बाद हम इनर का बताएंगे. अब ये जो चीज़ है ये आपको NCERT में कम्प्लीटली नहीं दी है डिस्क्रिप्शन में, बट आप एज सुन एज यू सी इट्स डायग्राम इन गिवन इन द NCERT ओनली एंड चेक इट्स लेबलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर साइड देयर इज दीज सेल्स which are labeled as cells of corona radiata. So सबसे पहले आउटर में क्या बना मेरे पास, cells of corona radiata, right. So इसके अंदर मेरे पास लेबलिंग में आई मेरे पास ये वाली लेयर जिसको मैंने बोला है जोना पेल्यूसिडा, राइट. सो सबसे पहले था cells of corona radiata, उसके बाद बना मेरे पास जोना पेल्यूसिडा. थर्ड वन इज द पेरीविटलाइन स्पेस. So it gets third numbered. अब उसके बाद आपको ऑप्शंस में दिया हुआ जोना पेल्यूसिडा, पेरीविटलाइन स्पेस, कोरोना रेडिएटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, राइट. तो अब तक आप डायग्राम से जोना पेल्यूसिडा की लेयर को ढूंढ चुके हो, पेरीविटलाइन स्पेस की लाइन को ढूंढ चुके हो, कोरोना रेडिएटा को ढूंढ चुके हो, बट वन विच वॉज मिसिंग इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, राइट. सो अब चलते हैं हम इसके डिस्क्रिप्शन पे, राइट. तो डिस्क्रिप्शन में दिया ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा. याद है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा दे दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन डेट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पेस. अब चेंज कौन सी मेम्ब्रेन में होगा, जोना पेल्यूसिडा में, ठीक है. Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of acrosome helps us this disease. उसके बाद देखिए enters into cytoplasm of ovum through the zona pellucida. यानी कि पहले जोना पेल्यूसिडा है, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में गया है किसके थ्रू, एक तो जोना पेल्यूसिडा के और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के,
राइट। सो आपको यहाँ पे मिली अरेंजमेंट। सबसे पहले था मेरे पास सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, फिर था जोना पेल्यूसिडा, फिर था पेरिविटलाइन स्पेस, उसके बाद मेरे को क्या बोला इसने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब ये चीज़ है कि आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है, बट इफ़ यू क्लियरली सी द डिस्क्रिप्शन एंड द डायग्राम यू कैन ईजिली से दैट इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन ओनली। जब ये क्वेश्चन भी आया था तब बहुत सारी कोचिंग्स ने भी ये क्लेम किया था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है। इसलिए एनसीईआरटी की बुक है पतली, लेकिन उसके अंदर हिडन चीज़ें हैं जो कि आप जितने बार रीड करोगे उतने बार आपको एक नई चीज़ मिलेगी, राइट। सो गो स्ट्रेट टू द डायग्राम्स, डोंट जस्ट लुक एट दिस पिक्चर ओनली। सेकेंड वन इज दिस वन इज डायग्राम। इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन भी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन चेक करोगे उस टॉपिक का। और ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होता है ओवम का, उसके डायग्राम दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास स्ट्रक्चर है ये वाला, लेट मी हाईलाइट इट विद ग्रीन। ये वाला स्ट्रक्चर की लेबलिंग अगर आप देखोगे तो इससे 3-4 पेज पीछे डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी में दी हुई है। बेसिकली ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल आप इसे बोल सकते हो, या फिर आप इसे नहीं ये ग्रेफियन फॉलिकल नहीं होगा, सॉरी, ये जो है सेकेंडरी फॉलिकल बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये आता है, ये आपका टर्शरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल जो भी है। उसके बाद ये आपको दिया हुआ है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के उसके बाद आपको ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, ये फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये आपके पास उसके बाद 2 सेल स्टेज आ गई, ये 4 सेल स्टेज आ गई, ठीक है। ये आपकी 8 सेल स्टेज आ गई, ये आपकी 16 सेल स्टेज आ गई, ये आपके पास उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन चेक करोगे तो वहाँ दिया हुआ है कि इम्प्लांटेशन किसकी होगी, ब्लास्टोसिस्ट की, राइट। और किस में होगी, यूट्राइन वॉल में। तो ये देखिए यूट्राइन वॉल में जो है वो इम्प्लांटेशन शो हुई है। ये अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं बना है, बट अगर बना तो सब बोलेंगे कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, राइट। तो ये जो होता है हमें पता है कि ये क्या है, हमारा इन्फंडिबुलम, ये हमारा क्या है, एम्प्यूला रीजन, और ये हमारा है इस्थमस रीजन। तो अगर कल को क्वेश्चन आए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एम्प्यूला रीजन में, राइट। तो इसलिए डायग्राम को भी अच्छे से करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में जिसमें डायग्राम्स में लेबलिंग अच्छी दी हुई है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, और वाइस वर्सा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लेकिन डायग्राम में लेबलिंग उस चीज़ की नहीं दी हुई, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज बोल्ड एंड इटैलिक्स एक्सट्रैक्शन। तो बहुत सारे हर चैप्टर में बेसिकली हर पेज में आपको बोल्ड लेटर्स में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। याद रखना ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है आपका एग्जामिनर्स का, तो वो इस टॉपिक के ऊपर मतलब इसके साइड बाय साइड कोई क्वेश्चन बना सकता है। लाइक अगर प्राइमरी प्रोडक्शन दिया जाए, ये आपको हाईलाइट किया हुआ है, इसके यहाँ पे क्या दी हुई है, इसकी आपको डेफिनेशन दे दी कि अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर इसको ही टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दे तो ये क्या बन जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी, फॉर जिसको बोलते हैं हम कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके बोल्ड लेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो रीड द समरी एंड ऑब्वियसली दिस गिव अ स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑन दिस बोल्ड लेटर्स, and these bold letters basically they sets the boundary of the chapter. Similarly, same it
is given in the topic of decomposition. They have bold letters or italicized the topics, subtopics in the steps of decomposition. Like first one is the fragmentation, then leaching, then catabolism, then humidification, and last one is the mineralization. Right. So third step is the summary scan. First of all, you will read the chapter, then you will read the summary at the end of this chapter reading. It will summarize the core focus so that your brain knows what to look for, and it will contain the terminology which are omitted from the main text. Like, let me show you. This is the topic of infertility which is given in the chapter of reproductive health. So in this topic you can see that there is simply the description of one line as a discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce the children in spite of unprotected sexual cohabitation. Right, so in this you can see that they have simply explained the reason, or basically they have nothing described about infertility. They have told the reason that what will happen after infertility. Right, so if you see its chapter summary, they have given the definition that inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called as infertility. Right, तो अगर आप देखें ये चीज़, आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं आप ये लाइन को छोड़ देते, और बाय चांस अगर ये लाइन आपको एनसीईआरटी नीट के पेपर में दिखता तो आप बोलते कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है. बट यू कैन सी फ्रॉम दिस लेट एवरीथिंग इज देयर इन द एनसीईआरटी ओनली. द थिंग विच इज लैगिंग दैट वी आर नॉट reading it properly. They have made the chapter with 10 to 15 pages, but we are not able to learn or remember these examples or the hidden lines. And by time you start reading, you will see the new topics or any other exception or examples. So next we will move on to the fourth step. Fourth step is the don't highlight everything. जैसे कि मेरे पास ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है जिसमें मेरे को दिया हुआ है डाइनोफ्लैजेलेट्स. अब इसमें मेरे को दिया हुआ है दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, red on the main pigments present in the cell wall. The cell wall has stiff cellulosic plate. अब आप ये टॉपिक देखिए, आपको इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं दिखेगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है. हर लाइन से आप क्वेश्चन बना सकते हो. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कहाँ रहते हैं, यानी कि इनकी हैबिटेट क्या है. सो हैबिटेट आर मोस्टली मराइन. फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है? फोटोसिंथेटिक है. कैसा कलर है? येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकते हैं. किसके बेसिस पे? मेन पिगमेंट की बेसिस पे. मेन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है? सेल के अंदर. सेल वॉल कैसी है? स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट है. कौन से सरफेस पे है? आउटर सरफेस पे है. ठीक है. फ्लैजला कितना है? 2 फ्लैजला है. कहाँ प्रेजेंट है? एक लॉन्गिट्यूडिनली और दूसरा ट्रांसवर्सली. कहाँ पे? बिटवीन द वॉल प्लेट. ठीक है. उसके बाद है कि रेड डाइनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल दे दो. क्या बना? गोन्योलेक्स. उसके बाद वो क्या करता है? बहुत सारी मल्टीप्लाई कर देता है जिससे वो सी के अंदर
कैसा अपीयर करेगा, रेड अपीयर करेगा, जिसको हमने क्या बोला, रेड टाइड्स। ठीक है, अब है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या रिलीज़ करता है, टॉक्सिन। टॉक्सिन से क्या हो सकता है, दूसरे मरीन एनिमल्स जो है वो भी मर सकते हैं, जैसे कि मरीन एग्जाम्पल फिशेस। अब अगर आप इस टॉपिक को, जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो ये तो मेरा पूरा टॉपिक ही अंडरलाइन हो गया। अब ये तो तुम ऐसे छोड़ दो टॉपिक को या ऐसे वाइट में छोड़ दो, चीज़ तो सेम ही होगी कि सारी चीज़ अंडरलाइन होगी। तो ये चीज़ अंडरलाइन करने की नहीं होती, यानी कि आपको हर चीज़ स्टार्टिंग फर्स्ट रीडिंग में आपको कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है। आप जैसे कि फर्स्ट अपना कोई मॉक टेस्ट अटेंड करोगे, ठीक है, आपने चैप्टर का कोई क्वेश्चंस लगाया, आपने कोई टेस्ट लगाया, उसमें आपने देखा कि भाई मेरा गलत था कौन सा क्वेश्चन, कि भाई इसके फ्लैजला कितने होते हैं। ठीक है, मैंने लगा दिया कि 3 फ्लैजला होते हैं, लेकिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आप, अगर आपको पता चल गया ना कि आपको 2 फ्लैजला होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो आपको पता चला कि 2 फ्लैजला होते हैं और मैंने 3 लगाए थे, तो आप इस चीज़ को हाईलाइट करोगे, ना कि आप बाकी चीज़ को। याद रखना, पहली रीडिंग में अगर तुम हाईलाइट करोगे तो तुम सारा चैप्टर ही हाईलाइट कर जाओगे, तो उसमें फ़ायदा नहीं है। बाय द टाइम आपके नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ती जाएंगी, आपकी जो हाईलाइट है चीज़ें वो अपने आप बढ़ती जाएंगी, और अगर आपके क्वेश्चंस ठीक होने लगे तो आपकी हाईलाइट्स थोड़ी कम होंगी, लेकिन आपको चैप्टर ऑलरेडी याद हो चुका होगा। ठीक है, सेकेंड वन इज के हाईलाइट वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल, मोस्ट, फ्यू, जनरली, एक्सेप्शंस। राइट, के अगर इसमें जो ये चीज वर्ड्स हैं ये आप लैग कर जाओगे, ठीक है, ये तो इसलिए ये मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि एनटीए जो है वो स्पेसिफिकली इन चीज़ों को पकड़ेगा और आपके उसमें नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डाल देगा। ठीक है, तो हम जैसे कि देखते हैं कुछ चीज़ें, एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो वेट अ सेकेंड, हाँ, सबसे पहले देखिए मेरे पास जिटनोगैमी, ये मैंने लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से टॉपिक। इसमें दिया हुआ है ऑल दो जिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन involving a pollinating agent, but genetically it is similar to autogamy since the pollen grain comes from the same plant. अब इसका जो assertion reason है वो क्या बन सकता है, assertion बनेगा आपका कि जिटनोगैमी is functionally cross pollination, बस। ठीक है, अब इसका जो है बट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। अब इसका रीज़न क्या बनेगा, बिकॉज द पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। अब सेम प्लांट से आया तो वो जेनेटिकली थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी कि वो जेनेटिकली तो क्रॉस पोलिनेशन ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका बन गया रीज़न। तो जो ये सीन्स वर्ड हो गया, राइट, 2 वर्ड हो गया, बिकॉज हो गया, इसको आपको हाईलाइट करना है क्योंकि यहाँ से असर्शन रीज़न बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट वन इज के जहाँ पे टॉप रैंकर्स विन कर जाते हैं, विच इज मार्जिन कोडिंग। You can see that NCERT has wide margin for a reason. You need to fill them with 3 types of shorthand like question hooks, inter-chapter bridges or comparative table. First one is question hooks. Turn the complex lines into question. For example, if NCERT says that mitochondria is double membraned, so you can find that which other organelle is double membraned.
like chloroplast is also double membrane. ठीक है, सो इस प्रकार आप जो आपके एनसीईआरटी का मार्जिन दिया हुआ है आप उसमें फिल करिए. सेकेंड वन इज लेट मी टेल, सेकेंड वन इज इंटर चैप्टर बिगिंस, sorry, inter chapter bridges. So cross reference will concept you across the chapter. For example, if you read chapter about ethylene, which is there in the plant physiology, so write the page number where ethylene is mentioned in ecology or genetics. So you can connect these chapters, and so that if there is a question which includes both chapters point, so you can easily correct the question. Third one is the comparative table, right? So comparative tables includes that convert these dense paragraph comparing two things like C3 versus C4 cycle, राइट. सेकेंड वन कॉन्ड्रिस्थीस वर्सेस ओस्टिस्थीस, यानी कि कार्टिलेजिनस फिश वर्सेस बोनी फिश. सो यू कैन डायरेक्टली मेंशन इट इन द मार्जिन so that you can not forget these topics. So cover the text. Third one is the revision, how to do its revision. आप अपना जो भी आपका, जैसे ये मेरा पेज है, मेरे को सीट ग्लाइकोलाइसिस की टेबल को एक बार देखना है कि मेरे को याद है या नहीं. मैं एक क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने एक पेज रखा अपना, कोई भी आप कोई भी नोटबुक रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन कवर द टेक्स्ट ऑफ इट एंड आप सिंपली चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए. याद रखना एक्टिव रिकॉल होता है बहुत अच्छा, जो कि आपको बाद तक चीज़ें भूलने नहीं देगा. ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट को कवर करिए, आप अपनी चीज़ों को जितनी आप रिकॉल कर सको आप करिए. फिर आप थोड़ा सा आंखों के आगे से अपने टेक्स्ट को निकालिए. ठीक है, अब आपको लगे कि जो जो चीज़ें आप भूल गए थे, जैसे कि मान लो मैंने ये पॉइंट भूल गई थी मैं, तो मैं एक बार दोबारा से इस पॉइंट को याद करूँगी और दोबारा टेक्स्ट को बंद करके और दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करूँ. याद रखना ज़रूरी नहीं है कि आपने चैप्टर पढ़ा उसके बाद ही रिकॉल करेंगे, आप उसके बाद भी करिएगा. लेकिन फिर आप किसी टाइम मान लो कहीं बैठे हो, यू आर सिटिंग आइडल, यू कैन रिकॉल दिस टॉपिक्स अगेन so that you can check that how much you are still in your mind. So you can try this method today only on just one chapter like Cell the Unit of Life and compare how much better you retained it compared to your old method. So if this structured approach saved your time and gave you a clear roadmap for NEET, so hit the subscribe button and drop a comment below with the chapter you are tackling first and using the method, and I will see you in the next video. So hello everyone, so as you guys know that I have already made a